हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय फ्यूचर विद आशुतोष चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि हमारी पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसमें हम संविधान के प्रस्तावना से रिलेटेड प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे हैं। और अब तक हमारा 2 पार्ट वीडियो में आ चुका है। ये हमारा तीसरा पार्ट बनने जा रहा है, जिसमें हम लेवल 3 के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चलिए हम डिस्कशन में देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, आइए इसका व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं हम। व्याख्या पहले भी हम देख चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में, हमारे न्यायमूर्ति साहब हिदायतुल्ला थे, उन्होंने एक मामला आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला था। उसमें उन्होंने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा, उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा था। ठीक है, और हमारे के एम मुंशी ने इन्हें राजनीतिक जन्मपत्री हॉरोस्कोप कहा, जबकि बी आर अम्बेडकर ने इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारत की संविधान प्रस्तावना क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग के शब्दों से। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग के शब्दों से। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं हम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी ब्रह्म शक्ति के अधीन नहीं है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन हमारा है फ्रांसीसी क्रांति का, अमेरिकी क्रांति का, बोल्शेविक क्रांति का, या रूस की क्रांति का, या चीन की क्रांति का। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति जो है, इसमें वहाँ पे जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो वहाँ से भाईचारा ये सब मतलब वर्ड लिया गया था। अमेरिका से कुछ लिए गए थे, फिर वहाँ अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए थे। बोल्शेविक क्रांति रूस से समाजवाद का कॉन्सेप्ट लिया गया था। ठीक है, और चीन की क्रांति का हमारे संविधान की प्रस्तावना पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो हमारा आंसर हो जाएगा चीन की क्रांति। अब व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। चीन की क्रांति का कोई प्रभाव नहीं झलकता है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। मतलब जब भारतीय संविधान बनाया गया था, जब उसमें संशोधन नहीं किया गया था, तो उसमें हमारा क्या क्या वर्ड शामिल किया गया था। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए दोस्तों, इसमें लोकतंत्रात्मक और समाजवादी, लोकतंत्र तो था इसमें, लेकिन समाजवादी इसमें नहीं जोड़ा गया था और धर्मनिरपेक्ष भी नहीं जोड़ा गया था, क्योंकि ये 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। तो हमारे मूल संविधान में क्या था, मूल संविधान में हमारे केवल ये शब्द था, प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, ये व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। मतलब कह रहा है कि हमारा जो, क्योंकि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो अगर जो भी व्यक्ति जो भी देखना चाहे कि ये क्या क्या कहा गया लोकतंत्रात्मक
जो भी गणराज्य होता है उसकी विशेषता क्या होती है, कैसे हम जानेंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति पूरा संविधान पढ़ेगा तब वो जान पाएगा क्या क्या व्यवस्था है, जिसे हम लोकतंत्र इसको कह सकते हैं कि ये लोकतंत्रात्मक आदर्शों के ऊपर चलता है हमारा संविधान। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अपना जो हमारा जो प्रस्तावना है, जो संविधान निर्माताओं ने बनाया है हमारा प्रस्तावना, उसी को अगर हम पढ़ लेंगे तो उसके जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य होता है उसके जो आदर्श होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उसके आधार पर हम पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ ले, ध्यान से पढ़े, तो वो समझ सकता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य के जो उद्देश्य हैं, सिद्धांत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। ठीक, आइए व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है। व्याख्या में हमारा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। ठीक है, जो आदर्श हैं वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही मिलते हैं। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। ठीक है, जब हमारा 1976 में संशोधन किया गया था तो 42वां संविधान संशोधन था, तो अब इसमें कहा जा रहा है कि कौन कौन से वर्ड शब्द को जोड़ा गया था, किसको नहीं जोड़ा गया था। तो इसमें देखिए, धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, समाजवादी को जोड़ा गया था, एकता और अखंडता को जोड़ा गया था, ये गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा गुटनिरपेक्ष। आइए व्याख्या में देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। ठीक है, ये 3 वर्ड शामिल किए गए थे, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता और समाजवादी, संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए 42वें संशोधन द्वारा 1976 में। अब आगे देखिए क्या कह रहा है व्याख्या में, उद्देश्य का केवल एक बार संशोधन किया गया है। ठीक है, अभी तक उद्देश्य का केवल एक बार संशोधन किया गया है, वो भी 1976 में। फिर प्रस्तावना को संविधान में कोई विधिक महत्व नहीं प्रदान किया गया है, किंतु केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य, एक मामला आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला था। उसमें AIR 1973 में के मामले में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक भाग है। ठीक है, 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 4 के बाद एक नया अध्याय भाग 4(1) जोड़ा गया, जिन्हें मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये इसको 42वां संशोधन के बाद ये भाग 4 जोड़ा गया था, 4(a), तो उसमें मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। इससे संबंधित हम टॉपिक का डिस्कशन आगे करेंगे। ठीक है, आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहा गया है भारतीय संविधान के बारे में, प्रस्तावना के बारे में। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। मतलब जब 1950 में संविधान लागू किया गया था तो क्या उसमें ये दोनों वर्ड शामिल किए गए थे, समाजवादी और पंथ धर्मनिरपेक्ष? तो ऐसा नहीं था, ये तो 1976 में जोड़ा गया था 42वें संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और यही व्याख्या में कहा गया है। आइए हम अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या कहा गया है। इसमें ये कह रहा है, संवैधानिक राजतंत्र को अपनाया गया है, वंशानुगत लोकतंत्र को अपनाया गया है, लोकतांत्रिक राजतंत्र को अपनाया गया है, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया है। तो किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है भारतीय संविधान के द्वारा, तो देखते हैं हम। तो इसमें हमारा अपनाया गया है लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में अपनाया गया है। भारतीय संविधान का जो
लोकतांत्रिक स्वरूप है। इसमें देखते हैं व्याख्या में क्या कहा गया है। भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र के लोकतंत्र को अपनाया है। ठीक है, लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में, अर्थात जो यहाँ का राज्याध्यक्ष होगा, राज्य का प्रमुख होगा, उसको जनता के द्वारा चुना जाएगा, ना कि वो वंशानुगत होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार का वह स्वरूप है जो गणतंत्र और लोकतंत्र से अपनाए गए सिद्धांतों पर काम करता है। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य वह होता है जो लोकतंत्र और गणतंत्र के अपनाए गए सिद्धांतों पर काम करता है। कई देश जो अपने आधिकारिक नामों में लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का उपयोग करते हैं, जैसे अल्जीरिया, कांगो किसानसा, इथियोपिया, उत्तर कोरिया, लाओस, नेपाल को कोई गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा अलोकतांत्रिक माना जाता है। मतलब ये केवल नाम मात्र के हैं कि ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, लेकिन वहाँ पर लोकतंत्रात्मक राजतंत्र है वहाँ पे। ठीक है, वो नाम मात्र का, ये इनको हम अलोकतांत्रिक कह सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। तो ये हमारा पिछला वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा है, नहीं, क्वेश्चन दूसरा ही है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को इस रूप में स्वीकारा गया है। तो राजनीतिक राजतंत्र के रूप में, आर्थिक लोकतंत्र के रूप में, सामाजिक राजतंत्र के रूप में, उपयुक्त सभी। देखिए ये हमारा सभी है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक राजतंत्र है, आर्थिक लोकतंत्र है, सामाजिक राजतंत्र है। ठीक है, आइए व्याख्या देखते हैं। सभी रूपों में स्वीकारा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो ये शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि ही जनता पर शासन करते हैं। अगर जनता चाहे लेगी कि नहीं, शासन नहीं करना है, वो ही सर्वोच्च सत्ता होती है, तो वो फिर शासन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सर्वोच्च सत्ता किसके पास होती है, जनता के पास होती है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो ज़रूर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।